रात के सन्नाटे और आसमान में बिखरे तारों के बीच रात 2 बजे ट्रेन देवगढ़ गांव पहुंचती है। देवगढ़ जैसलमेर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है जहां की आबादी अब नगण्य है। मतलब अब वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं और इक्का दुक्का ट्रेनें ही वहां पहुंचती हैं, क्योंकि ना कोई अब वहां जाता है ना आता है। हाँ, कभी कभार कुछ लोग गांव देखने पहुंच जाते हैं। उड़ती रेत और तपती धूप के बावजूद यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रात के 2 बजे प्रभाकर जी उस गांव में पहुंचे थे। उन्हें पुरातत्व विभाग की ओर से उस गांव में भेजा गया था। इस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता था। प्रभाकर जी ने स्टेशन से बाहर निकलना उचित नहीं समझा, इसलिए वह स्टेशन पर ही रुक गए। लेकिन रात के अंधकार में वह स्टेशन भी भयावह लग रहा था। वे स्टेशन मास्टर के टूटे फूटे केबिन में गए। स्टेशन मास्टर उन्हें देखकर डर गया और घबराते हुए बोला, आप कौन हैं? अरे यार, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। पुरातत्व विभाग की ओर से इस गांव में कुछ खोज करने आया हूँ। रात काफी हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ से बाहर जाना उचित नहीं समझा। यहाँ कोई वेटिंग रूम भी नहीं है, सो मैं आपके पास यहाँ केबिन में आ गया। क्या मैं आपके साथ यहाँ रात बिता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ यहाँ रात बिता सकते हैं। प्रभाकर जी ने अपना सामान नीचे रखा और टूटी कुर्सी पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर मन ही मन सोच रहा था, कितने दिनों बाद वह किसी को आधी रात में अपने साथ यहाँ स्टेशन पर देख रहा है। वरना तो रात में बस यहाँ मेरे साथ भगवान हनुमान और यहाँ का वह सफाई कर्मी होते हैं। सफाई कर्मी भी भला आदमी है जो मेरी मजबूरी समझता है और रात में मेरे साथ यहाँ रुक जाता है। स्टेशन मास्टर का घर पास ही था, जहां उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ रहती थीं। प्रभाकर जी ने उससे पूछा, आपको यहाँ ऐसे अकेले डर नहीं लगता? वरना लोग तो यहाँ आने से भी कतराते हैं। डर तो लगता है साहब, पर पापी पेट का सवाल है। साहबकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूं? वैसे क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? नहीं साहब, वैसे मैं यहाँ 3 महीने से हूँ, मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा। मैं डर डर कर नौकरी करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। इस गांव को भूतों का गांव क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? साहब, ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि देवगढ़ गांव रातों रात वीरान हो गया था। करीब 200 साल पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। देवगढ़ रियासत के दीवान जालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया। गांव की चौपाल पर ब्राह्मणों की बैठक हुई और उन्होंने रियासत छोड़ने का फैसला लिया। अगली शाम देवगढ़ वीरान हो गया और कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। तब से यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। अच्छा, तो ये कहानी है इस गांव की? जी, मैंने यही कहानी सुनी है यहाँ के लोगों से। सुबह 6 बजे प्रभाकर जी ने मास्टर जी से विदा ली। अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलता हूँ। पहले उस काम को निपटा लूं जिसके लिए आया हूं। आप रुकेंगे कहाँ? वहीं पुरातत्व विभाग का छोटा सा ऑफिस है, वहीं। फिर ठीक है। मैंने सोचा था अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी रुकने की तो आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। आपने ऐसा सोचा? आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं मास्टर जी। वरना आज के जमाने में कोई किसी अजनबी को अपने यहाँ रुकने नहीं कहता। आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं
और मेहमान हमारे यहाँ भगवान स्वरूप होता है। प्रभाकर जी केबिन से निकलने के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। किनारे एक पीपल का पेड़ खड़ा था और उसकी छांव में एक लड़का 5 बकरियों के साथ बैठा था। उसने मैले कपड़े और केसाहबिया साफा बांध रखा था और उसकी बकरियां पीपल के पत्ते चबा रही थीं। लड़का ऊँघ रहा था और प्रभाकर जी की नजर उससे टकरा गई। प्रभाकर जी ने पूछा, ये तुम्हारी बकरियां हैं? हाँ साहब, ये हमारी बकरियां हैं। साहब, कोई गलती हो गई हमारी बकरियों से? अरे नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। प्रभाकर जी ने बातचीत समाप्त की और आगे बढ़ गए। लेकिन जब कुछ दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां न तो वह लड़का था न उसकी बकरियां। पीपल का पेड़ भी सुनसान और खाली था। प्रभाकर जी के पसीने छूट गए और उन्होंने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। उन्होंने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक लड़की और एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़े थे। प्रभाकर जी ने वहां से निकल जाना ही उचित समझा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। कुछ कदम चलने के बाद जब उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो लड़की मुस्कुरा रही थी। यह देखकर उनका डर थोड़ा कम हुआ क्योंकि लड़की की मुस्कान उन्हें प्यारी लगी। प्रभाकर जी ने सोचा कि शायद कुछ अजीब था, लेकिन उस मुस्कान ने उनका डर कुछ हद तक कम कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कुछ कदम और चलकर फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह जल्दी से ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। अब वे जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मन ही मन अपने अधिकारियों को कोसने लगे। सालों ने मुझे इस भूतों के गांव में भेज दिया। मैं भी ज्यादा पैसों के लालच में यहां आ गया। अब तो लगता है मैं भी भूत बनने वाला हूं। जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रभाकर जी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने देखा कि रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उल्टा उनके पहुंचते ही एक एड्रेस के साथ नक्शा थमा दिया गया। वहां बैठे बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, आपको यहाँ इस जगह पर जाना है। अब प्रभाकर जी को वह बूढ़ा भी कोई भूत ही नजर आ रहा था। उनकी जान अब हलक में अटकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे यह सब सोच ही रहे थे कि एक नौजवान ने आकर उनसे कहा, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, आपको मेरे साथ इस एड्रेस पर चलना है। प्रभाकर जी अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा, फिर उसकी उंगलियों की तरफ देखा और फिर 4 कदम चलकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। या आप क्या कर रहे हैं साहब?
आप किसी भूत से मिलकर तो नहीं आ रहे हैं? यही समझ लीजिए साहब जी। सुबह से यहाँ भूतों से ही मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, फिर भी जिंदा हूँ। यह बोलकर प्रभाकर जी एक कुर्सी पर धम से बैठ गए। प्रभाकर जी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हैं और नौजवान से कहते हैं, देखिए साहब जी, अभी मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्टेशन से पैदल चलकर यहाँ आ रहा हूँ। सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। नहाना तो छोड़िए, फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। बस सुबह से भूतों से मेरी मुलाकात हो रही है। साहब, मेरा नाम विकास यादव है। कृपया मुझे विकास ही कहें, साहब ना कहें। आप मुझसे ओहदे और उम्र दोनों में बड़े हैं। और साहब, यह गांव तो सच में भूतों का बसेरा है। इसी डर के मारे कोई इधर आने की हिम्मत नहीं करता। आप कैसे आ गए यहाँ, यह तो समझ से परे है। और देखिए, सही सलामत ऑफिस भी पहुंच गए। मैं तो यहाँ का स्थायी बाशिंदा हूँ। इन भूतों से बचने के लिए मैंने कमर पर कई ताबीज और धागे बांध रखे हैं। लेकिन यहाँ के भूतों की खास बात यह है कि ये सिर्फ बाहर से आने वालों को ही नजर आते हैं। गांव के लोगों को तो ना ये दिखते हैं, ना तंग करते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभाकर जी ये सुनकर और भी भयभीत हो गए। उन्होंने विकास से कहा, अब मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना। नौकरी जाए तो जाए, जिंदा रहूंगा तो 1000 नौकरियां मिल जाएंगी। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा प्रभाकर जी। लेकिन यहाँ तो गाड़ी अब कल सुबह ही आएगी। फिर मेरे साथ चलिए, नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। खाना भी मेरे ही घर पर खा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ना कोई होटल है और ना धर्मशाला। और ऑफिस में जो मेहमानों के ठहरने वाला कमरा है वो भी कब का गंदा पड़ा है। कोई मेहमान तो आता नहीं यहाँ, इसलिए सब बंद और बदहाल है। ठीक है। प्रभाकर जी मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए विकास के साथ उसके घर चले गए। वहां नहा धोकर फ्रेश हुए और फिर खाना खाया जो विकास की पत्नी ने बनाया था। खाना खत्म होने के बाद विकास ने कहा, साहब, आप अगर यहाँ नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो मेरी मानिए, उस जगह को एक बार देख ही लीजिए। वहां पहले भी खुदाई में एक बावड़ी मिल चुकी है। यहाँ पर साहब, खुदाई में कभी सिक्के, कभी मूर्तियां और कभी कंकाल निकलते रहते हैं। यहाँ के जानकार कहते हैं कि वहाँ कोई खजाना भी गड़ा हो सकता है। खजाना? हाँ साहब, खजाना। कुछ साल पहले एक जीप में कुछ लोग एक तांत्रिक को लेकर यहाँ आए थे। उन्होंने वहां रात के घनघोर अंधकार में खुदाई की थी, लेकिन गांव के भूतों के भय से वे अधिक दिन टिक नहीं पाए। उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने वहां सोने चांदी के सिक्के पाए और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात सरकार के कानों तक पहुंची तो उस स्थान पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जब गाड़ी कल सुबह ही मिलेगी तो क्यों ना आज उस जगह का मुआयना कर लिया जाए। लेकिन पहले मुझे भी कहीं से कुछ ताबीज वाबीज दिलवा दो भाई, नहीं तो यहाँ के भूत कहीं मुझे भी भूत न बना डालें। जो हुक्म सर जी। फिर वह प्रभाकर जी को गांव के एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने प्रभाकर जी की कमर पर मंत्र फूंककर एक साथ 4 ताबीज बांध दिए और कहा, लो सर जी, अब कर दिया इन भूतों का जाप। अब भूत तो क्या, भूतों का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रभाकर जी मुस्कुराते हुए तांत्रिक को 200 रुपए पकड़ा देते हैं और विकास के साथ उस स्थान के मुआयने के लिए निकल पड़ते हैं। तांत्रिक के यहाँ से निकलने के बाद विकास ने प्रभाकर जी से पूछा, सर 200 रुपए क्यों दिया सर जी? 50 में भी काम हो जाता। भाई, भूतों का सवाल था, वरना ये भूत तो मुझे भी भूत ही बना डालते। वैसे 200 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। हाँ सर जी, सही कह रहे हो आप। लगभग आधे घंटे बाद दोनों उस जगह पहुंच गए जहां का मुआयना करने के लिए प्रभाकर जी यहां आए थे। वहां की गर्म हवा तेजी से बह रही थी और रेत के टीले सोने जैसी चमक बिखेर रहे थे। चारों ओर खड्डे ही खड्डे थे, जिनमें खेजड़ी के पेड़ किसी सिपाही की तरह खड़े थे, मानो उन खड्डों की पहरेदारी कर रहे हों।
प्रभाकर जी यह सब देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक गडरिये पर पड़ी, जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे से उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें बटन जैसी थीं और सर पर मैली कुचैली धोती का साफा बांध रखा था। उसकी भेड़ें खेजड़ी की झूलती डालियों के पत्ते चबा रही थीं। कांटों के बीच भी वह गड़हरियां प्रभाकर जी को किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। वो देखो, भूत, पक्का ये भी भूत है। ऐसे ही एक भूत से मैं पहले भी स्टेशन पर मिल चुका हूँ। आपको तो अब हर जगह भूत ही भूत नजर आ रहे हैं सर जी। ये भूत नहीं, सचमुच का गड़रिया है। यहाँ अक्सर ऐसे गड़रिये अपनी भेड़ें और बकरियां चराते मिल जाते हैं। तभी अचानक एक मध्यम आयु वर्ग की मध्यम कद काठी की औरत काले रंग के कपड़ों में वहां आ जाती है। यह देख प्रभाकर जी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उन्हें वह औरत किसी भूतनी जैसी लगती है। उसने काले रंग का घेरदार लहंगा चोली और ओढ़नी पहनी हुई थी। हाथों में चूड़ियां कोहनी तक चढ़ी हुई थीं। वह बहुत अजीब लग रही थी। तपती रेत पर मोजरी पहने हुए वह औरत तेजी से उनके पास आकर रुक जाती है। प्रभाकर जी उसे देखकर घबराहट में जल्दी से विकास के पीछे छिप जाते हैं। विकास उनकी हालत देखकर हंसते हुए कहता है, सर जी, यह भूतनी नहीं है, यह रुदाली है। किसी के यहाँ मातम से लौट रही है। रुदाली? हाँ सर जी, है रुदाली। यहाँ राजा महाराजाओं के जमाने से यह प्रथा चली आ रही है। आज भी जो लोग बहुत अमीर होते हैं वे अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए, किसी की मौत पर रोने के लिए इन रुदालियों को बुलाते हैं। यह रुदालियां गरीब और नीची जात की औरतें होती हैं। साहब, यह जमीन सरकार की है। आप दोनों यहाँ जमीन कैसे खरीद सकते हैं? 4 दिन पहले एक सज्जन यहाँ आए थे। वे इंची टेप से कुछ नाप रहे थे। 8 मिनट बाद क्या हुआ, वे भाग गए। शायद उन्होंने कोई भूत देख लिया था। क्या यहाँ कोई और भी आया था मुआयना करने? यह कहते ही वह औरत जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से मिट्टी के ढोरों में देखते देखते गायब हो गई, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। अरे, कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। अब विकास भी भयभीत हो गया। वह धीरे धीरे डरते हुए बोला, साहब जी, वो रुदाली नहीं, लगता है कोई भूतनी थी, इसीलिए वो ऐसे गायब हो गई। वह हमें डराने के लिए रुदाली के वेश में यहाँ आई थी, लेकिन हमने ताबीज पहन रखे हैं, इसलिए गायब हो गई। यह सुनते ही प्रभाकर जी का भय और बढ़ गया। तुम्हें मरना है तो मरो भाई, मैं तो अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। यहाँ तो कब कौन सा भूत आ टपके कुछ पता नहीं चलता। बड़ा अजीब भूतों का गांव है यह। भाकर जी गुस्से और डर के साए में जीप में जाकर बैठ गए। विकास भी पीछे पीछे दौड़ते हुए जीप में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जैसे ही विकास ने जीप स्टार्ट की, उसकी जीप के सामने एक बकरी आ गई। बकरी को देखकर विकास ने तेजी से ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक बकरी जीप के नीचे आ चुकी थी। यह देख विकास और प्रभाकर जी दोनों ही डर गए। विकास के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे डर था कि कहीं कोई आकर लड़ने या मुआवजा मांगने ना आ जाए। वह जल्दी से जीप स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। अब ये जीप क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? कहीं इसमें उस बकरी की आत्मा तो नहीं घुस गई? विकास इस पर चुप रहा और जीप से उतरकर पेट्रोल चेक करने लगा। उसके मन में डर था कि कहीं कोई आकर बकरी का मालिक न बन जाए, और जो उसने सोचा था वही हुआ। बकरी का मालिक विकास के सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। मैले धोती कुर्ते में लिपटा हुआ, सर पर गंदा साफा और हाथ में मोटा डंडा लिए हुए, जिससे वह बकरियां हाँकता था। तुम लोगों ने बकरी को मार डाला। चलो, तुमने बकरी को मार डाला। 5 शेर दूध देता था। अब बताओ उसे कैसे पीसना है। अब तुम दोनों को मारी गई बकरी के पैसे निकालने हैं। इसकी यह पिद्दी सी बकरी 5 शेर दूध देती थी। सर, ये सब पैसे ठगने की तरकीबें हैं इन लोगों की। अगर तुम्हारी बकरी दूध देती थी तो उसे इतनी गर्मी में अकेला क्यों छोड़ा? और मेरे साथ चालाकी मत करो।
मैं बार वाला नहीं हूँ, इस गांव का हूँ, समझे कि नहीं? और यह सरकारी जमीन है, 8 आने भी देना मना है। फिर बताओ, तुम्हारी बकरी को 8 आने क्यों दिए? गांव के लोगों को मुफ्त में खाने की आदत हो गई है। विकास गुस्से में बोलता जा रहा था और वह बकरी वाला गडरिया उसे मोटी मोटी आंखों से घूरे जा रहा था। तभी अचानक वहां आंधी चलने लगी, जिससे विकास की आंखों में मिट्टी चली गई। वह अपनी आंखें मसलने लगा और प्रभाकर जी भी उड़ती धूल के कारण अपनी आंखें मसलने लगे। फिर जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली तो वहां ना बकरी दिखी, ना वह बकरी का मालिक। यह देख प्रभाकर जी और विकास दोनों ही भयभीत हो गए। अगर ये जीप थोड़ी देर और स्टार्ट नहीं हुई तो हम दोनों भी यहाँ भूत बनकर बकरियां चराएंगे, समझे? जल्दी से कोई और इंतजाम करो यहाँ से निकलने का। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, सिर पर तपता सूरज और अब उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। खाने को तो वे कुछ लाए ही नहीं थे। प्रभाकर जी हताश थे और विकास जीप ठीक करने में जुटा था। इंजन गर्म होकर बंद हो गया था और कोई भी जुगाड़ उसे ठंडा नहीं कर पा रहा था। अब उन दोनों का भूतों से डर कम और इस सुनसान जगह पर रात बिताने का डर अधिक सताने लगा, क्योंकि अभी तक प्रभाकर जी को कोई खतरनाक भूत नहीं मिला था। जितने भी भूत मिले थे वे उन्हें सिर्फ दर्शन देकर गायब हो जाते थे। धीरे धीरे रात घिरने लगी और मौसम भी ठंडा हो गया। वो सुनसान जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। रात के 8 बज गए और वे दोनों जीप के अंदर बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। भूख प्यास की सारी सुध बुध जैसे गायब हो गई थी। दोनों बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बजे अचानक उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब मानो खतरे की घंटी बज चुकी थी। ऊंट पर बैठा लड़का बेहद डरावना था। माथे पर टांके, हाथ पैरों पर खुले जख्म से रिश्ता खून, खड़े हुए भूरे बाल और बड़े नुकीले दांत। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रभाकर जी और विकास को ऊंट तो दिख रहा था, पर उस पर बैठा लड़का नजर नहीं आ रहा था। वे जीप में बैठे अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे और प्रभाकर जी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बीच बीच में विकास को डांट भी रहे थे। तभी ऊंट ने उनकी जीप को जोरदार धक्का मारा। धक्का लगने से प्रभाकर जी और विकास जीप से लुढ़ककर बाहर गिर पड़े। जमीन पर गिरे हुए जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो उनकी सांस हलक में अटक गई। ऊंट पर बैठे उस डरावने लड़के ने जोर से अट्टहास किया और बोला, आज मैं थारा खून पीकर अपनी तृष्णा बुझाऊं। मन बहुत जोर की तृष्णा लगी। ये कहते ही वह लड़का, जो वास्तव में एक नरभक्षी भूत था, विकास की तरफ बढ़ने लगा। वह भूत रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकलता था और इस समय उसका अगला शिकार विकास ही था। विकास ने उस नरभक्षी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, लेकिन भूत पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। न हनुमान चालीसा का
और न ही उसकी कमर पर बंधी ताबीज का। रात के अंधेरे में उस नरभक्षी की शक्तियां इतनी प्रबल हो जाती थीं कि वह भयानक से भयानक जानवर का भी बड़े आराम से खून पी सकता था। लेकिन सूरज की किरणें निकलते ही उसकी शक्तियां खत्म हो जाती थीं और वह एक सामान्य भूत में बदल जाता था। इसलिए वह रात के अंधेरे में ही शिकार की तलाश में निकलता था। उसने विकास की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा लिया। जोर से हंसते हुए उसने कहा, तुझे भूतों से डर नहीं लगता? क्यों? ताबीज का गट्ठर अपनी कमर पर बांधकर इतराता फिरता है। क्यों? अब बुला अपने उस तांत्रिक को तुझे बचाने के लिए। विकास की गर्दन उस नरभक्षी की पकड़ में इतनी जोर से फंसी थी कि उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। विकास के हाथ पांव फड़फड़ाने के बाद अचानक शांत हो गए। नरभक्षी ने फिर एक झटके में विकास को नीचे पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गड़ा दिए। वह विकास का खून पीने लगा और यह दृश्य बेहद भयावह था। जब नरभक्षी ने पूरा खून पी लिया तो उसने विकास का मांस नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख प्रभाकर जी चीखते हुए चिल्लाए, बचाओ बचाओ! लेकिन डर और सदमे के कारण वह बेहोश हो गए। सुबह के 5 बज रहे थे और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगीं। सूरज की किरणें पड़ते ही वह नरभक्षी भूत गायब हो गया। लेकिन प्रभाकर जी अब भी बेहोश पड़े थे। उनके पास ही रेत पर विकास के मांस के कुछ बचे खुचे टुकड़े बिखरे हुए थे, जिन पर काली चींटियां रेंग रही थीं। सारी रात बीत जाने के बाद भी जब विकास घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी चिंतित होकर पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंच गई। वहां जाकर उसने पूछताछ की कि विकास अब तक घर क्यों नहीं लौटा। जब ऑफिस के कर्मचारियों को प्रभाकर जी और विकास के लापता होने की खबर मिली तो 2 स्टाफ तुरंत उस स्थान का मुआयना करने निकल पड़े जहां प्रभाकर जी और विकास गए थे। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि रेत की उद्यान ने उस इलाके को पूरी तरह धुंधला कर दिया था, जिससे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। यही तो आए थे प्रभाकर जी और विकास इसी जगह का मुआयना करने, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कहीं वो कहीं और तो नहीं चले गए? कहीं किसी भूत के हत्थे तो नहीं चढ़ गए? वह दोनों एक पल के लिए डर गए और चारों तरफ नजर दौड़ ढाई, पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक की नजर पड़ी और उसने कहा, वो देख, वो जीप खड़ी है वहां। वे दोनों जीप के पास पहुंचे और देखा कि रेत में धंसे बेहाल अवस्था में प्रभाकर जी पड़े थे, जो कहराते हुए पानी पानी बोल रहे थे। यह देखकर वे तुरंत प्रभाकर जी को उठाकर जीप में लिटाते हैं और अपने साथ लाए पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही प्रभाकर जी को जैसे ही थोड़ा होश आया, उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, विकास! और फिर से बेहोश हो गए। प्रभाकर जी के इस तरह चीखने से वे दोनों भी घबरा गए। तभी उनमें से एक ने मांस के टुकड़ों की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो, मांस के टुकड़े। दूसरा भी उन टुकड़ों को देखता है और अंदाजा लगाता है कि शायद यहाँ रात में कोई बड़ा हादसा हुआ है। दोनों मांस के टुकड़ों को देखकर सोचने लगे, कहीं ये विकास के मांस के टुकड़े तो नहीं हैं। सुनो, यहाँ से जल्दी चलो प्रभाकर जी को लेकर। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ये गांव तो वैसे भी भूतों का है और ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। वे जीप वहीं छोड़कर बेहोश प्रभाकर जी को बाइक पर ऑफिस ले आए। ऑफिस में पहुंचने पर उन्होंने प्रभाकर जी पर ठंडे पानी के छींटे मारे, लेकिन प्रभाकर जी को होश नहीं आया। घबराकर उनमें से एक वैद्य को बुलाकर लाया, जो पास ही में रहते थे।
वैद्य जी ने आकर प्रभाकर जी की नाड़ी देखी और कहा, कुछ खास बात नहीं है, इन्हें सदमा लगा है। 1-2 घंटे में ये खुद ही होश में आ जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद प्रभाकर जी को होश आया और उन्होंने रात की पूरी घटना ऑफिस के सभी लोगों को सुनाई। घटना सुनाते हुए भी प्रभाकर जी कांप रहे थे और विकास की इतनी भयानक मौत सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप गई। विकास की मौत की खबर उसके घर पहुंचा दी गई। अब सुबह के 10 बज रहे थे और एक गाड़ी उस गांव में आने वाली थी। प्रभाकर जी अब वहां और नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इस गांव में रुकने का मतलब अपनी मौत को आमंत्रण देना है। ऑफिस के एक स्टाफ के साथ वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचते ही उनकी नजर एक गडरिये पर पड़ी जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। इस बार वह गडरिया उन्हें इतना भयावह लगा कि वह उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। ऑफिस का स्टाफ उन्हें टिकट लाकर गाड़ी में बैठा देता है और फिर कभी इस गांव की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। विकास की पत्नी को गुजारा भत्ता दिया गया और सरकार ने इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिहाज से गांव को खाली करवा लिया। अब उस गांव में सिर्फ भूत रहते हैं। ना कोई रेलगाड़ी इस स्टेशन पर रुकती है और ना ही कोई आदमी अब वहां आता है। यह गांव हमेशा के लिए भूतों को समर्पित हो चुका है। विकास की भयानक मौत और प्रभाकर जी के सदमे के बाद सरकार ने इस गांव को पूरी तरह खाली करवा लिया था। अब यहां सिर्फ हवा की सरसराहट और रेत के उड़ने की आवाजें ही सुनाई देती थी। लेकिन कुछ लोग जो पीढ़ियों से इस मिट्टी से जुड़े थे, वे इस जगह को छोड़ नहीं पाए थे। वे अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों में छिपे रहते थे। हर रात उस अनहोनी के डर में जीते थे जो इस गांव पर मंडरा रही थी। देवगढ़ की भयावह घटना के कुछ महीने बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक नया मामला सामने आया। अधिकारी देवा अपनी तेज बुद्धि और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें देवगढ़ गांव में विकास की रहस्यमय मौत और प्रभाकर जी के सदमे की रिपोर्ट सौंपी गई। उन्होंने फाइल को ध्यान से पढ़ा, हर शब्द, हर विवरण को आत्मसात करते हुए। विकास की मौत की क्रूरता और प्रभाकर जी के अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकती, इसमें कुछ और है, कुछ बहुत ही बुरा। प्रभाकर जी की रिपोर्ट में जो लिखा है वह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। देवा ने तुरंत अपने साथी अधिकारी इंस्पेक्टर अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, जो अक्सर देवा के साथ मिलकर जटिल मामलों को सुलझाते थे, उनके चेहरे पर गंभीरता देखकर समझ गए कि मामला गंभीर है। अर्जुन, देवगढ़ मामले की फाइल देखो। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं है। प्रभाकर नाम का एक पुरातत्वविद वहां से बाल बाल बचा है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई की झलक है। हमें उससे संपर्क करना होगा। प्रभाकर जी, वही जो उस भूतों के गांव से वापस आए थे। मैंने सुना था कि वह सदमे में हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। हाँ, वही। मुझे लगता है कि वह इस मामले की कुंजी है। उसे ढूंढो और उसे यहाँ बुलाओ। हमें उससे व्यक्तिगत रूप से बात करनी होगी। ये सिर्फ एक पुलिस जांच नहीं है अर्जुन, ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।
इस बीच प्रभाकर जी अपने घर में थे, लेकिन देवगढ़ की भयावह यादें अभी भी उनके दिमाग में ताजा थीं। विकास की दर्दनाक मौत का दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था और वह खुद को दोषी महसूस कर रहे थे कि वह उसे बचा नहीं पाए। उस नरभक्षी भूत की अंतिम चीखें, विकास का लहूलुहान शरीर और रेगिस्तान के छिपे हुए रहस्यों, उन अदृश्य ताकतों के बारे में उनकी अनिश्चितता उन्हें सोने नहीं दे रही थी। वह अक्सर रात में उठ जाते, पसीने से लथपथ। उस खौफनाक अनुभव की परछाई उनके हर पल पर मंडराती रहती। क्या वह सच था? क्या वह सब एक बुरा सपना था? या उस रेगिस्तान में कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझते? मैं उसे बचा सकता था, मैं उसे बचा सकता था। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने झिझकते हुए फोन उठाया, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। नमस्ते, क्या मैं प्रभाकर जी से बात कर सकता हूँ? मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। क्या बात है? हम देवगढ़ मामले के संबंध में आपसे बात करना चाहते हैं, विकास यादव की मौत के बारे में। अधिकारी देवा आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मैंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया है। हमें पता है सर, लेकिन अधिकारी देवा आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ और है जो आप हमें बता सकते हैं। क्या आप दिल्ली आ सकते हैं? प्रभाकर जी चुप हो गए। उनके मन में एक भीषण संघर्ष चल रहा था। एक तरफ देवगढ़ का अकल्पनीय डर था जो उन्हें वापस जाने से रोक रहा था, दूसरी तरफ विकास के लिए न्याय की भावना, उस गांव को श्राप से मुक्त करने की इच्छा और उस रेगिस्तान के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। अंततः उनकी अन्वेषण की भावना और विकास के प्रति उनकी निष्ठा ने जीत हासिल की। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि अधिकारी देवा मेरे साथ देवगढ़ चलें। मैं तभी बात करूंगा जब वह मेरे साथ वहां जाएंगे। यह एक साहसिक निर्णय है सर। मैं देवा सर को सूचित करूंगा। हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। कुछ दिनों बाद प्रभाकर जी और अधिकारी देवा देवगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान का नारंगी परिदृश्य खिड़की से गुजर रहा था, जैसे कोई रहस्यमयी पेंटिंग हो। ट्रेन की हर खड़खड़ाहट प्रभाकर जी के मन में डर पैदा कर रही थी। तो प्रभाकर जी, आप उस रात के बारे में और क्या जानते हैं? मुझे लगता है कि आपने हमें सब कुछ नहीं बताया। कोई भी छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या बताऊं सर? वह एक भयानक रात थी। मैंने अपनी आंखों से विकास को मरते देखा। एक नरभक्षी भूत, वह असली था सर। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें वे अंगारों की तरह थीं। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन हमें हर जानकारी की आवश्यकता है। क्या आपको उस रात कुछ और अजीब लगा? कोई संकेत, कोई आवाज, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो? वहाँ बहुत कुछ अजीब था सर। स्टेशन पर एक गडरिया, फिर एक रुदाली, वे सब अचानक गायब हो जाते थे। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। हर परछाई, हर आवाज़ मुझे डरा रही थी। लेकिन विकास, वो मर गया सर, और मैं कुछ नहीं कर पाया। देवा ने प्रभाकर जी की बात ध्यान से सुनी। उन्हें विश्वास था कि प्रभाकर जी कुछ छिपा नहीं रहे थे, बल्कि वह सदमे और अपराध बोध से जूझ रहे थे। हम वहां जा रहे हैं प्रभाकर जी। हम उन सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। हम उस नरभक्षी को रोकेंगे। विकास को न्याय मिलेगा। रात 2 बजे देवगढ़ स्टेशन पर रुकी। वही भयावह सन्नाटा, वही उड़ती रेत, वही ठंडी हवा जो हड्डियों तक को कंपा दे। प्रभाकर जी को पिछली बार की यादें ताजा हो गईं और उनके रोंगटे खड़े हो गए।
स्टेशन की टूटी फूटी इमारत और दूर तक फैला अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। यही वह जगह है सर, यहीं से सब शुरू हुआ था। तो यह है भूतों का गांव। हवा में ही कुछ अजीब सा है। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले उन्हें एक अजीब सी हवा महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। रेत में उनके कदमों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। एक टूटी हुई बेंच पर एक बच्चा बैठा था जो लगातार एक ही लोरी गुनगुना रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। उसकी लोरी हवा में गूंज रही थी और उससे एक अजीब सी उदासी और डर पैदा हो रहा था। जैसे ही देवा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, बच्चा रेत में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं, और लोरी की आवाज भी अचानक बंद हो गई। वे पुरातत्व विभाग के पुराने ऑफिस की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक टूटी हुई दीवार के पास बैठा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझना मुश्किल था। सर, मुझे लगता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो पिछली बार ऑफिस में था। इसकी आवाज मुझे याद है। नमस्ते बाबा, क्या आप हमें इस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? हम यहाँ कुछ जानने आए हैं। गुफा, रुदाली और रात में मत जाना, इसका क्या मतलब है? सर, पिछली बार भी एक रुदाली मिली थी और वह भी अचानक गायब हो गई थी। ये गांव सच में शापित है। देवा ने सावधानी से दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी धूल भरी डायरी खुली पड़ी थी जिसके पन्ने खून से सने हुए थे। उस पर लिखा था, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हवा का एक झोंका आया और डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जिससे एक भयानक चीख की आवाज आई, जैसे डायरी खुद चिल्ला रही हो। प्रभाकर जी और देवा तुरंत बाहर निकल आए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ प्रभाकर जी और देवा रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। तपती रेत पर चलते हुए वे उस गुफा की तलाश कर रहे थे जिसका जिक्र बूढ़े आदमी ने किया था। सूरज की गर्मी असहनीय थी, लेकिन उन्हें पता था कि रात में खतरा और बढ़ जाएगा।
कई घंटों की तलाश के बाद रेत के विशाल टीलों के बीच उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी और उसके तल पर एक संकीर्ण गुफा का प्रवेश द्वार था जो किसी प्राचीन राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। लगता है हमें अपनी मंजिल मिल गई। ये गुफा ही हमें रुदाली तक ले जाएगी। रुदाली, तुम वापस आ गए प्रभाकर, और तुम अधिकारी। मुझे पता था कि तुम आओगे। इस रेगिस्तान ने तुम्हें बुलाया है। आप कौन हैं और आप हमें कैसे जानती हैं? और यह गांव इतना शापित क्यों है? मैं इस रेगिस्तान की रक्षक हूँ। मैं यहाँ की कहानियों को जानती हूँ, उन सच्चाइयों को जो रेत में दबी हुई है। मैं वह हूँ जो देखती है, सुनती है और याद रखती है। हमें विकास की मौत के बारे में जानना है। वह नरभक्षी भूत कौन है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं? वह एक आत्मा है, एक शापित आत्मा। हजारों साल पहले यह रेगिस्तान एक हरा भरा गांव था, जीवन से भरपूर। यहाँ एक शक्तिशाली राजा का खजाना छिपा था, जिसे गांव के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानते थे। एक दिन डाकुओं का एक क्रूर समूह उस खजाने को लूटने आया। गांव के लोग, जिनमें वह नरभक्षी और उसका परिवार भी शामिल था, ने खजाने की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। डाकुओं ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। उनकी आत्माएं विशेष रूप से उस नरभक्षी की शांति नहीं पा सकी। वे इस रेगिस्तान में भटकने लगी, बदला लेने के लिए। उनमें से एक, जो सबसे क्रूर था, वह नरभक्षी बन गया। वह उन सभी से बदला लेता है जो इस रेगिस्तान में आते हैं, खासकर उन लोगों से जो खजाने की तलाश में आते हैं या इस भूमि को अपवित्र करते हैं। तो विकास वह खजाने की तलाश में था और इसीलिए वह मारा गया। हाँ, वह नहीं जानता था कि वह एक शापित भूमि पर कदम रख रहा है। इस रेगिस्तान में कदम रखने वाला हर बाहरी व्यक्ति उसके क्रोध का शिकार बन सकता है। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? इस देवगढ़ को इस श्राप से मुक्त करने का कोई तरीका? हम इसे रोक सकते हैं, है ना? एक तरीका है, एक प्राचीन अनुष्ठान। आज रात ठीक 2 बजे रेगिस्तान के दक्षिण में एक खोया हुआ गांव है। वह गांव जो समय के साथ रेत में खो गया। वहां उस नरभक्षी और उसके परिवार के कंकाल अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें डाकुओं ने पेड़ों पर लटका दिया था। यदि तुम उन कंकालों को जला दो तो उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और देवगढ़ इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। खोया हुआ गांव, कंकाल जलाना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, यह एकमात्र तरीका है, लेकिन सावधान रहना। नरभक्षी रात में सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा और डाकुओं की आत्माएं भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। रुदाली ने उन्हें एक पुराना जीर्ण शीर्ण नक्शा दिया जिसमें खोए हुए गांव का रास्ता दिखाया गया था। रुदाली से बात खत्म होते ही प्रभाकर जी और देवा बिना एक पल गंवाए अपनी जीप की ओर भागे। प्रभाकर जी ने पिछली बार की घटना से सबक लेते हुए जीप की पिछली सीट से एक पेट्रोल का डिब्बा और एक माचिस निकाल ली थी और वे रेगिस्तान के दक्षिण की ओर नक्शे में दिखाए गए खोए हुए गांव की तलाश में निकल पड़े। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और रेगिस्तान की ठंडी भयावह हवा उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। दूर से सियार की आवाजें आ रही थीं, जो रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं।
लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद रेत के विशाल टीलों के बीच उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें एक वीरान गांव का ढांचा दिखाई दिया। मकानों की दीवारें ढह चुकी थीं और उनकी जगह सिर्फ टूटे फूटे पत्थरों के ढेर थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी जो उन्हें उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। ये वह खोया हुआ गांव था जो हजारों साल पहले रेत में दफन हो गया था। गांव के ठीक बीचों बीच एक खुले मैदान में 10 मानव कंकाल लंबी लंबी सूखी लकड़ियों से लटके हुए थे, जैसे किसी प्राचीन क्रूर अनुष्ठान का हिस्सा हो। उनकी खाली आंखों के गड्ढे चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उनके चारों ओर रेत में दबे हुए और भी कई कंकाल बिखरे पड़े थे जो शायद डाकुओं के थे, जिनकी हड्डियां अब रेत में घुलने लगी थी। यही वह जगह है सर, और वो देखिए कंकाल, ये वही है। हाँ, ये वही है। नरभक्षी यहीं कहीं होगा। प्रभाकर, तुम कंकालों को जलाने की तैयारी करो, मैं उसे देखता हूँ। जैसे ही तुम आग लगाओ, पीछे मत हटना। तभी एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख के साथ नरभक्षी भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके शरीर से एक काली घनी धुंध निकल रही थी जिससे हवा में ठंडक बढ़ गई। वह सीधे देवा की ओर बढ़ा। उसकी गति बिजली से भी तेज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो। देवा ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां उसके शरीर से आर पार निकल गईं, जैसे वह सिर्फ हवा का एक झोंका हो। नरभक्षी ने देवा पर हमला किया। उसके लंबे नुकीले नाखून देवा के चेहरे और हाथों पर गहरे घाव कर गए। देवा खून से लथपथ हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत से नरभक्षी को रोकने की कोशिश की, उसे बुझाए रखा ताकि प्रभाकर को अपना काम पूरा करने का समय मिल सके। इस बीच प्रभाकर जी ने पेट्रोल का डिब्बा उठाया और तेजी से लटके हुए 10 कंकालों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। रेत में दबे हुए डाकुओं के कंकाल हिलने लगे और वे धीरे धीरे रेत से बाहर निकलकर उठने लगे। उनकी हड्डियों से चरमराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे वे सदियों की नींद से जाग रहे हों। ओह नहीं, ये भी जिंदा हो गए। मेरे पास समय नहीं है। एक एक करके 10 कंकाल भयानक रूप से जलने लगे और जैसे ही आखिरी कंकाल जला, एक तेज सफेद रोशनी पूरे गांव में फैल गई, जिससे अंधेरा छूट गया। उसी पर देवा के सामने लड़ रहा नरभक्षी भूत अचानक कांपने लगा। उसके शरीर से काली धुंध और तेजी से निकलने लगी और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे कोई बुरा सपना टूट रहा हो। देवा का चेहरा खून से सना हुआ था। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसने नरभक्षी को फेडिंग देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शुक्रिया। नरभक्षी की आवाज हवा में घुल गई और वह पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। डाकुओं के कंकाल भी वहीं ढेर हो गए और वे फिर से रेत में मिल गए। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। प्रभाकर जी और देवा दोनों बुरी तरह थके हुए और घायल थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक मुस्कान थी, एक जीत की मुस्कान। वे अपनी जीप में बैठे देवगढ़ के रेगिस्तान से दूर जा रहे थे। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फूट रही थीं और हवा में अब कोई बदबू नहीं थी, सिर्फ रेगिस्तान की ताजी हवा थी।